नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत सारी बातें करनी थी मुझे राजनीति की और राजनीति के साथ साथ बाजार की और पूरे दुनिया भर के रिश्तों की। मैंने नागपुर में राजीव रंजन बीमार थे कुछ, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप शेयर करिए हमारे साथ कुछ बातें, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी दुनिया के संदर्भों में उनके पास रहती है। बढ़िया बातचीत करी और हमने पूछा कि आखिर कारण क्या है। कांग्रेस के अंदर छोटे छोटे नेता अलग अलग गुट बना लेते हैं। शशि थरूर साहब के सुर अलग है, गुलाम नबी आजाद पहले अपनी बगावत के अलग हो चुके, जबकि कांग्रेस ने नेताओं को इतना दिया जितने दूसरी पार्टी में कभी नहीं मिल सकता। तो कांग्रेस से जो छोड़ के बीजेपी में गए हैं, गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन तब भी कांग्रेस ऐसी क्या गलती कर पा रही है कि उनके नेता इस हद तक बगावत कर देते हैं, कांग्रेस सुनती रहती है। संजय जोशी को उदाहरण देख लीजिए, कितने सालों से हाशिए पे लेकिन बीजेपी पे है। ये बातें मैंने राजीव रंजन से पूछी और बहुत बढ़िया तरीके से इसके जवाब भी मिले। हमने पूछा कि ट्रंप की जो नीतियां हैं, कुछ ही दिनों में ट्रंप ने पूरी दुनिया में हल्ला मचा दिया है, इसका अंत कहां तक होगा? भारत का बाजार कितना गिरेगा? मेरे और आपके जीवन पे कितना अंतर पड़ेगा? बहुत रोचक बातचीत है, बहुत शानदार बातचीत है, सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। मैं ले चलता हूं आपको राजीव रंजन के पास। राजीव भाई, आप 2 दिन से बीमार थे और इतनी बढ़िया बढ़िया खबरें हो रही थी, तो मैं सोचा कि राजीव भाई जल्दी से ठीक हो तो उनसे कुछ आर्थिक मुद्दों पर बात की जाए। अमेरिका की जो दादागिरी है, वो चीन ने जिस तरह से जवाब दिया, अमेरिका की भी कपकपी चढ़ गई है। भारत बेचारा, हमारे प्रधानमंत्री तो कैमरा लेके और शेरों के फोटो खींचने में व्यस्त है, उन्हें मतलब नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, अपनी मस्ती कायम रहनी चाहिए। लेकिन इन विषय पे हम आज आगे चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम ये करना चाहते हैं, कांग्रेस के अंदर भी एक कुछ परजीवी टाइप के लोग हैं। कांग्रेस ने जिनको इतना दिया, वो लोग भी अब कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। होता ही है कि आपको पार्टी के लिए डिवोटेड रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बढ़िया है कि 90% कांग्रेस को तोड़ के ले आई है, मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन कार्यकर्ता विद्रोह नहीं करते वहां पे। कांग्रेस के अंदर ऐसी क्या कमी है? शशि थरूर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या लग रहा है शशि थरूर जल्दी भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे? हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे इस तरह के लोग चाहिए ही नहीं जो डर जाएं, मुझे वो लोग चाहिए जो इस समय संघर्ष करके साथ रहें। बात तो राहुल गांधी की ठीक है कि भाई जो आदमी डर के, ईडी के डर से, इनकम टैक्स के डर से पाला बदल जाए, उसका पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, क्यों पॉलिटिक्स में रहे। लेकिन क्या लगता है आपको कि इन परिस्थितियों में जो शशि थरूर हैं, वो कांग्रेस के संग में कायम रहेंगे, पार्टी में अलग होंगे? और क्यों फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में, क्या लगता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है संजय जी आपका। मेरा इसमें थोड़ा सा मत अलग है। मत ये अलग है कि मुझे नहीं लगता कि ये भाजपा में जाएंगे शशि थरूर जी। शशि थरूर जी कॉन्स्टेंटली एक सिग्नलिंग कर रहे हैं, एक सिग्नल दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर में उन सारे नेताओं को जो डिसग्रंटल्ड है, जो किसी कारणवश कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब जी या राहुल गांधी जी के विचारों से या उनकी कार्यशैली से जिनकी विचारधारा मैच नहीं कर पा रही है, फिट नहीं बैठ पा रही है, उनको वो ये सिग्नल दे रहे हैं कि मैं भी हूं। ये धुरी में बनना चाह रहे हैं उन सारे डिसग्रंटल्ड एलिमेंट के, इसीलिए वो बार बार इस तरीके की सिग्नलिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसा वो स्टेटमेंट दे देते हैं जो पार्टी लाइन से अलग हटके होता है और मीडिया के अंदर में वो बवंडर बवाल मचा देता है। देखिए, आप इस बात को ध्यान रखिए, पूरे भारत ने देखा कि मोदी जी अमेरिका गए और खाली हाथ है, कुछ भी उल्टा दे के आए वहां पे, कि जो मतलब सबसे वाहियात फाइटर जेट है, वो फाइटर जेट लेने की हम बातें कर रहे हैं। लॉन मस्क बोल रहे खुद ही सबसे वाहियात फाइटर जेट है F-35, उसकी तक बात करके आ गए। यानी ये सिर्फ दे के आए, ठीक है, लेके कुछ नहीं आए। पूरे भारत को दिखा कि ये कितना बड़ा जो है ब्लंडर किया इंडिया ने, मोदी जी ने अमेरिका जाके। सिर्फ एक शशि थरूर है एक्सेप्शन पूरे भारत में, जिनको दिखा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट मोदी जी जो है, वाह ग्रेट, क्या बढ़िया दौरा करके आए हैं अमेरिका का। अब आप बताइए, ये जबरदस्ती की तारीफ करने की यहाँ क्या जरूरत थी? क्या होशियारी दिखाने की क्या जरूरत थी? 2021 में जब पूरा भारत कोरोना के मार को झेल रहा था, उस टाइम में त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन किया सरकार ने, और केरला गवर्नमेंट ने उसको अपोज किया। यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उन्होंने अपोज किया, कांग्रेस के सब लीडर ने अपोज किया, पर इन्होंने बोला नहीं नहीं, वाह मोदी गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया।
बहुत अच्छा किया कि ये गौतम अदानी को आपने एयरपोर्ट दे दिया। अब जो पार्टी जो लाइन पकड़ रही है, आप हर बार उस लाइन को अलग अलग दिशा में ले जा रहे हो। पार्टी अगर राहुल गांधी या बड़े जो दूसरे प्रेसिडेंट जो खड़गे जी है, ये लोग अगर गौतम अदानी को क्रिटिसाइज करते तो ये तारीख जाके कर देते कि नहीं नहीं हमारे इंडिया में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, बहुत ही है। तो आप कॉन्स्टेंटली जो पार्टी के अंदर में लीडरशिप है, आप उनके थॉट प्रोसेस को कहीं आके जो है वो उसके सामने एक ब्लॉक, एक हिंड्रेंस क्रिएट कर दे रहे हो। संजय जी, मतलब इस तरीके से जो है पार्टी के अंदर में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रहेगा, आप बताइए। ये सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं उन सारे डिसग्रंटेड लोगों के लिए, कांग्रेस के अंदर में उन सारे लीडर्स के लिए कि आप लोग मुझे लीडर बनाओ, मैं इन लोग का पर्याय बन के कांग्रेस के अंदर में उभरूंगा। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। ठीक है, आपके फ्रेडरिक टेलर से लेके तो बड़े बड़े मतलब पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्वान हुए हैं, जिन्होंने बताया है कि डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कांग्रेस के सिंबल या एम्बलम को तो यूज करोगे और उसको यूज करके इलेक्शन जीतोगे, हैं? तो आप एक कांग्रेस पार्टी जो 125 साल पुराना ब्रांड है, उसको तो फुली यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके बलबूते इलेक्शन जीतना चाह रहे हो। पर जब आप इलेक्शन जीत जा रहे हो तो आप इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हो, व्यक्तित्ववाद की बात कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो अपने इंडिविजुअल थॉट्स दे रहा हूं, इंडिपेंडेंस है, मैं फ्री थॉट पे विश्वास रखता हूं। यदि कांग्रेस का हर लीडर यही बोलने लगे कि मैं इंडिविजुअलिज्म और फ्री थॉट में विश्वास रखता हूं और मैं पार्टी लाइन से अलग हटके बात करूंगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन को कैसे बना के रखा जाएगा? ये अपने आप में एक समझने वाली बात है। तो शशि थरूर जी को समझना चाहिए, यदि इतना ज्यादा इंडिविजुअलिज्म के थॉट उनके अंदर हिलोरे मार रहे हैं, तो वो कांग्रेस छोड़ के इंडिपेंडेंट लड़ ले इलेक्शन और जीत के बता दे। यदि पार्टी आपको मौका दे रही है तो आपको कई जगहों पे अपने विचारों के साथ में ये करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है और अपनी जबान को कंट्रोल में रखना पड़ता है। इसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। आप मजे वहां के भी लोगे और आप मजे यहां के भी लोगे, तो ऐसा कैसे चलेगा? आप यही देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर में मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, संजय जोशी नाम के एक व्यक्ति है, हमारे नागपुर के ही है। वो 2005, 6, 7 उस टाइम में इतने पीक पे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सरीखे बड़े लीडर से जाके उन्होंने रेजिग्नेशन मांगा था, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की तारीफ करके आए थे पाकिस्तान में। और फिर उस कुछ मतलब फर्जीवाड़ा करके उनको साइडलाइन किया गया और संजय जोशी को उसके बाद में 18-19 साल से वो अज्ञातवास में जो है वो चले गए, परंतु उन्होंने पार्टी के खिलाफ एक लाइन नहीं बाहर जाके बोला। ये सीखने वाली बात है, ये कांग्रेसियों को सीखना चाहिए कि आप डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन में कैसे अपने आप को बांध के रख सकते हो। अगर हर लीडर इसी तरीके से करने लगे, वो मजे तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के सिंबल पे इलेक्शन लड़े और फिर बाद में जीतने के बाद में व्यक्तित्ववाद की बात करने लगे, इंडिपेंडेंट थॉट्स की बात करने लगे, तो एक डिसिप्लिन पार्टी का निर्माण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने सही बोला, राहुल गांधी सही है, राहुल गांधी ने सही इंडिकेशन दिया ऐसे सभी लीडर्स को कि भाई दरवाजे खुले हैं। यदि आप पार्टी लाइन और पार्टी डिसिप्लिन में विश्वास नहीं रखते हो तो रास्ता सामने है, आप जो रास्ता चुनना चाहे वो रास्ता चुनिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और संजय जी, ये कांग्रेस के थिंक टैंक्स को इनको सोचने की भी जरूरत है कि किस हद तक पार्टी के अंदर में व्यक्तित्ववाद को हम एक्सेप्ट करें। इंडिपेंडेंट, ये जो इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट थॉट्स की जो बात करते हैं, ये कहां पे जाके इसकी लकीर जो है वो बन जानी चाहिए जहां पे ये पार्टी को हर्ट करना शुरू ना करे। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए आपसे बात करते करते थॉट आया मेरे दिमाग में कि भाई व्यक्तित्ववाद जो है उसका कहां पे आके अंत होना चाहिए और कहां से पार्टी डिसिप्लिन शुरू होनी चाहिए। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा जा सकता है इसके ऊपर में आर्टिकल। थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए, मेरे दिमाग में बिल्कुल कुछ आ भाई रहा है जी। मुझे अच्छा ये बताइए कि ये कांग्रेस के अंदर फिर ये समस्या क्या है, कमी क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो बीजेपी संजय जोशी जैसे इंसान को बीजेपी में रोक लेती है, और कांग्रेस के अंदर ऐसी कौन सी कमी है तो कांग्रेस अपने नेताओं को इतना देती है, तब भी कांग्रेस के नेता चाहे गुलाम नबी आजाद से श्रृंखला शुरू करें, लाइन लगा के लोग ऐसे हैं तो कांग्रेस छोड़ दिए हैं। इससे ज्यादा और क्या करेगी कांग्रेस? गुलाम नबी आजाद को क्या क्या नहीं दिया, क्योंकि वो अलग राह बना दी उन्होंने, अलग
दिशा बना ली, कपिल सिब्बल अलग दिशा बना ली। तो क्या कमी कहाँ है कांग्रेस के अंदर, ऐसी चूक कहाँ कर रही है रणनीति वाइज कि जो अपने यहाँ इतना मजबूत कैडर कांग्रेस नहीं बना पा रही है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है संजय जी। संजय जोशी के कोई बाप दादा पॉलिटिक्स में नहीं थे। अपने दम पे मेहनत करके वो आदमी आगे बढ़ा। कांग्रेस के अंदर में, अब जैसे आपने गुलाम नबी आजाद का नाम लिया, गुलाम नबी आजाद आज तक कहां से इलेक्शन जीते मुझे आप बताइए। मुझे नहीं मालूम है, इनका कोई मास बेस था ही नहीं। कांग्रेस ने इनको क्यों तरजीह दी, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। कांग्रेस ने हमेशा गलत लोगों को बढ़ाया है। मैंने कई बार आपके प्लेटफॉर्म पे पहले भी कहा है कि राहुल गांधी के आसपास में जो 2004 से 14 के बीच में लोग मंडराया करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, ये लोग आज कहां हैं? इनको यंग ब्रिगेड कहा जाता था, टॉम वडकन। कहां है टॉम वडकन आज? तो आप मुझे ये बताइए, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब आप गलत लोगों को, जिन लोगों ने अपनी मेहनत पे परिश्रम करके अपने टैलेंट के बेसिस पे पद नहीं पाया, जो परंपरावादी वंशवादी होने के कारण जिन्होंने जो है बड़े बड़े पद पाए और सत्ता के सुख को भोगा, यदि आपने वैसे लोगों को बढ़ाया तो जैसी आपसे सत्ता दूर जाएगी वो आपसे दूर चले जाएंगे। ये नेताओं के बच्चों में ना दम में ना हिम्मत है कि वो पुलिस की 4 लाठियां खाए बाहर जाके आंदोलन करते हुए। इसलिए जैसी सत्ता जाती है, ये जहां सत्ता जाती है उस तरफ मुड़ लेते हैं। क्या आप ये सोच सकते, कितनी बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने देखा है कि आंदोलन करते हुए लाठियां खा रहे हैं, या जितेंद्र प्रसाद खा रहे हैं, या मिलिंद देवड़ा खा रहे हैं? ये लोग सिर्फ सुख के साथी हैं, दुख के साथी नहीं है। सिर्फ सुख का जब अच्छा समय रहेगा तो ये पार्टी के साथ रहेंगे। और ये राहुल गांधी और कांग्रेस की जो लीडरशिप है, इनका बहुत बड़ा डिमेरिट बोला जाए कि ये लोगों को पहचानने में गलती करते हैं। जो परिश्रम करके आदमी, जो टैलेंटेड आदमी है, उसको मौका नहीं देते। ये चापलूसों को, जो दिन रात आपके आगे पीछे घूम रहे या जिनके बाप दादा कांग्रेस में रहे, उनको बढ़ने का मौका दे रहे। प्रॉब्लम यह है कि आप लॉयलिस्ट ढूंढ रहे हैं, आप टैलेंटेड लोग नहीं ढूंढ रहे। टैलेंटेड एंड लॉयलिस्ट की कांग्रेस को जरूरत है। सिर्फ लॉयलिस्ट होने से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ टैलेंटेड होने से भी काम नहीं चलेगा। आपको टैलेंटेड प्लस लॉयलिस्ट होने की जरूरत है। भाजपा के अंदर में स्क्रीनिंग प्रोसेस संजय जी बहुत स्ट्रांग है। भाजपा के अंदर आप देखें, नीचे से आदमी संघ में धीरे धीरे काम करते करते आदमी ऊपर बढ़ता है। जो ये अधिकतर लीडर्स आप इनके देखेंगे, मोदी से लेके अमित शाह से लेके राजनाथ सिंह तक, या फिर ये दूसरी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को ईडी सीबीआई का डंडा दिखा के, डरा के, धमका के तोड़ के लेके आते हैं, जो मोदी काल में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी या उसके पहले हमने नहीं देखा था। तो यही 2 तरीके हैं भाजपा के अंदर में आने के और सत्ता का सुख भोगने के। परंतु कांग्रेस के अंदर में जो है वो कल्चर ऐसा है कि आप या तो आपका जो बाप दादा है वो कांग्रेसी है तो आपका बहुत जल्दी इजी एंट्री हो जाएगा, या फिर आप दिन रात आप किसी भी तरीके से कुछ भी कोशिश करके कांग्रेस के अंदर में घुस जाइए, राहुल गांधी की कोठरी में घुस जाइए, उसके बाद बल्ले बल्ले। मैं आपको संजय जी बता रहा हूं, मैंने ये मतलब 50 दिल्ली के जर्नलिस्ट लोगों से सुना और खुद भी महसूस किया है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो चाय से गर्म केतली जो मुहावरा है, ये उन पे एप्लीकेबल होता है। तो ये आने नहीं देते किसी को राहुल गांधी के पास में। तो राहुल गांधी जब तक नए विचारों को नहीं सुनेंगे, नए लोगों को नहीं सुनेंगे, पुराने ही थॉट प्रोसेस जो है आपका वैसे ही चला रहा, और आपके आसपास में लोगों ने जो है वो एक स्टोन वॉलिंग कर लिया, एक चार दीवारी खड़ी कर ली है, नए लोग नए विचार लेके आपके पास आ नहीं पा रहे, तो क्या होगा? गलत तरीके के ही लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये कांग्रेस को थोड़ी सी समीक्षा करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर में टॉम वेडकन जैसे आदमी को बड़ा पद मिल जा रहा है, जितेंद्र प्रसाद जैसे आदमी को बड़ा पद मिल जा रहा है, एंटनी के बेटे छोड़ के चले गए। अब आप बताइए, तो आपने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, गलती हो रही है। ये राइट टाइम है कि आप सोचें कि हमें आगे आने वाले दिनों में, जो हो गया वो तो हो गया, आगे आने वाले दिनों में हमें कैसे लोगों को बढ़ावा देना है। यंगस्टर्स को मौका दीजिए, जिनके अंदर दम है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता जो रखते हैं, और जिनके अंदर में लड़ने का जो है वो मादा है। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष भी कभी कभी एकदम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है, बल्कि वो कुल्हाड़ी पे पैर मार लेता है। महाराष्ट्र में एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, बढ़िया मौका था कि ये कितना हत्या के आरोप में उनके एक संगी साथी थे, उसको इस्तीफा देना पड़ गया, कितना बड़ा मुद्दा था।
ये मुद्दा हाँ। तूल पकड़ता, उससे पहले अबू आजमी का बयान आ गया औरंगजेब को लेकर। अब दिन भर गोदी मीडिया पे औरंगजेब चल रहा है। ये लोग 500 साल पुराने इतिहास को लाकर आज के परिवेश में इतनी नफरत पैदा करना चाहते हैं कि जिससे आप और मैं, शेयर मार्केट गिर रहा है, आर्थिक विषमता आ गई है, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे बात ना करें। तो विपक्ष क्या ये देख नहीं पाता, चूक कर जाता है कि ऐसे मुद्दों पे बात ही ना करो जिस मुद्दे पे इनको मास्टरी हासिल है। सांप्रदायिकता पे तो इनको मास्टरी हासिल है, गुरु है ये उसके। इस मुद्दे पे इनसे कौन जीत सकता है? क्यों बयान ऐसे आ जाते हैं अचानक? देखिए, बयान लीडर्स इस तरीके के हमेशा देते रहते हैं, पर इसमें गोदी मीडिया जो है, इनको इंस्ट्रक्शन है। मतलब जो नॉर्मल डिस्कोर्स में जिन बयानों को मीडिया नजरअंदाज कर दे, यदि किसी भी तरीके की कोई विपत्ति आती है पार्टी के ऊपर में, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, तो गोदी मीडिया उसके बीच बचाव के लिए आ जाता है। ये कोई मुद्दा अगर महाराष्ट्र के अंदर में धनंजय मुंडे का अगर राजीनामा नहीं हुआ रहता, इस्तीफा नहीं हुआ रहता, तो हो सकता है कोई अबू आदमी के पास जाता नहीं और ये मुद्दा कभी तूल भी नहीं पकड़ता। ये गोदी मीडिया को इंस्ट्रक्शन जो ऊपर से आते हैं कि भाई धनंजय मुंडे का मुद्दा जो कहीं न्यूज ना बन जाए, मतलब न्यूज तो बन ही गया था, पर ये 48 घंटे 72 घंटे यही रिवॉल्व ना होते रहे, यही फीड में चलता ना रहे, इसलिए कोई दूसरा मुद्दा ढूंढो और आप जो है उस तरफ में लेके जाओ। जब नरेंद्र मोदी की मतलब भयानक तरीके से क्रिटिसिज्म उनका होने लग गया, तो अमेरिका दौरे को लेके तो उन्होंने क्या किया, वो चले गए अंबानी जी के जंगल घूमने के लिए, हाथी और शेर देखने के लिए। तो पूरा मीडिया जो अब हाथी और शेर दिखा रहा है और जंगल में जो है मोर, हाथी, शेर, ये सब मुद्दे जो है इस पे बातचीत होने लगी प्राइम टाइम में। तो ये तो डिफ्लेक्टिंग टेक्निक्स है, ये तरीके हैं कि भाई जहां मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर में, एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर में किसी काम को लेके क्वेश्चन मार्क्स उठने लग जाए, तो आप कैसे उसको तुरंत जो है डिफ्लेक्ट कर दो। आज भारत की इकोनॉमी रसातल की तरफ जा रही है, मार्केट रसातल की तरफ जा रहा है। जैसी चीजें, इन चीजों पे, इन टॉपिक्स पे चर्चा बढ़ने लगी, मोदी जी ने बोला कि इस देश के लोगों को तो सर्कस पसंद है, तो मैं हूं मदारी और ये सब देखने वाले मुझे हैं बंदर, तो मैं अब इनको नचाऊंगा। तो अब वो अलग अलग तरीके से जो है, कभी जंगल जाके नचा रहे हैं लोग, उसी को देख के तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह वाह, मजा आ गया, कितना बढ़िया है। अभी वो 1-2 दिन के अंदर में कुछ और दिखाएंगे। अबू आजमी भी उस बड़े स्कीम ऑफ थिंग का छोटा सा एक पार्ट है। उनका जो स्टेटमेंट जो नॉर्मल दिनों में शायद कोई न्यूज़पेपर भी, बॉम्बे से निकलने वाला न्यूज़पेपर भी कवर नहीं करता, उसको आज मीडिया जो है प्राइम टाइम में चला रहा है। तो ये मोदी मीडिया जो है, ये आज सरकार का अंग हो गया है। मीडिया इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। जो मीडिया जो है, जिससे हम न्यूज लेते थे, इंफॉर्मेशन लेते थे, और हम एक थॉट प्रोसेस से एक सही क्या कलेक्टिव पॉलिटिकल डिसीजन हो उस तक पहुंचने में हमें मीडिया जो मदद करता था, अब वो मीडिया जो है वो पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी के तहत जो है आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात डाल रहा है, आपका ब्रेन वॉश कर रहा है कि मोदी सरकार, एनडीए सरकार, भाजपा सरकार ही इस देश को चला सकती है और ये चलाने के लिए ठीक है। और जैसे ही सरकार के ऊपर में किसी भी तरीके का कुटाघात होगा, आप देखिएगा ये उस टॉपिक को बदल के जो है कहीं और लेके चले जाएंगे। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक है राजीव भाई। जरा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देशों की तरफ चलते हैं। ट्रंप ने जीना हराम कर रखा है सबका। ऐसा व्यक्ति आया, पूरी दुनिया हिला दी है, लेकिन चीन ने ठोक के जवाब दिया है टैक्स को लेकर। भारत कहाँ खड़ा है और भारत की स्थिति क्या रहने वाली है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप बाजार के एक्सपर्ट हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी में काम करते हैं, तो आपको बहुत बेहतर अनुभव होगा। आम आदमी के लिए कितना खतरनाक दौर है आने वाले के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, आम आदमी के लिए कितना कितना खतरनाक है ये? देखिए, टैरिफ वॉर तो कभी भी आम आदमी के लिए अच्छा रहता ही नहीं है। टैरिफ क्या है? टैरिफ एक तरीके का कर है, टैक्स है, जो आम आदमी पे लगने वाला है। यदि 100 रुपए की कोई कार आ रही है, उस पर 10% का टैरिफ लगा के 110 रुपए कर दिया, तो इसका नुकसान किसको होगा, किसकी जेब से जाएगा? ये मेरे और आपकी जेब से जाएगा। कंपनी थोड़ा ना 10 रुपए देने वाली है, ये तो जो कार खरीदेगा वो पे करेगा। तो अगर अमेरिका इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ लगाता है, तो आप ये समझिए इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो अगर मेरे को 100 रुपए की कार 110 में मिलती है, तो मेरे पास में 2 चॉइस है, या तो मैं लूं या तो मैं नहीं लूं। तो आज जिस तरीके की अमेरिका के अंदर में आर्थिक स्थिति नजर आ रही है, या
वैश्विक स्तर पे आप बोल लीजिए, तो लोगों का डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है, कंजम्पशन के ऊपर में जो स्पेंडिंग है वो कम हो रहा है। और कंजम्पशन के ऊपर में स्पेंडिंग कम हो रहा है, ऐसे टाइम पे आपके ऊपर में अगर टैरिफ लगता है तो ये एक तरीके का कंजम्पशन टैक्स है, उपभोग के ऊपर में एक टैक्स है, क्योंकि चीजें महंगी हो रही है। चीजें महंगी हो रही है तो मैं क्यों खरीदूं भाई? मेरा जेब 100 रुपए अलाउ करता है, आप 110 में दे रहे हो तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो ये इंडिया जैसे देश जिनके अंदर में ऑलरेडी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट की लिमिटेड जो है संभावनाएं हैं, उसके लिए बड़ा डेंजरस है। आप इस चीज को समझिए संजय जी, जो वर्ल्ड का टोटल ग्लोबल ट्रेड मार्केट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मार्केट है, वो है 24-25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में। और चाइना कंसिस्टेंटली पिछले 20 सालों से 15% इस मार्केट पे जो है काबिज हुआ पड़ा है, यानी उसका मार्केट शेयर 14-15% होता रहता है। तो ये जो बार बार अमेरिका बोल रहा है कि हम टैरिफ लगा के जो है चाइना का इंपोर्ट इंडिया में अमेरिका में कम कर देंगे, भाई सारा खेल तो चाइना के कारण शुरू हुआ कि चाइना का बहुत सारा माल जो है अमेरिका में जा रहा है, अमेरिकन कंपनीज जो है चाइनीज कंपनीज से कंपीट नहीं कर पा रही है, इस कारण से नौकरियां जो है वो अमेरिका से चाइना शिफ्ट हो रहा है, अमेरिकन बिजनेसमैन भी चाइना में इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। तो ट्रंप ने बोला कि भाई मेरा जो सपोर्टर बेस है वो तो मिडिल क्लास है, तो इनके पास नौकरियां नहीं है, तो मुझे तो अपने मिडिल क्लास बेस को हेल्प करना होगा। तो अब वो टैरिफ लगा के अमेरिकन कंपनीज को और बाकी जो है कंपनीज हैं किन्हीं और देशों की, उनको भी बोल रहे कि अमेरिका में आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपनी ओपन करो। अब ये दूसरों के लिए बड़ा महंगा साबित होने वाला है, क्योंकि फिर से स्क्रैच से इंडस्ट्री लगाना, अमेरिका के लेबर कॉस्टली है, पावर कॉस्टली है कंपैरेटिव टू चाइना, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए भी बहुत भारी पड़ने वाला है। तो प्रोडक्ट्स के दाम हर जगह ग्लोबली हम देखेंगे कि महंगे होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तब आम आदमी मरता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक तरीके का टैक्स है। महंगाई महंगी चीजें महंगी होंगी तो वो टैक्स ही है ना, आपको एडिशनल पे करना पड़ रहा है अपनी तरफ से। तो टैरिफ और इन्फ्लेशन ये आने वाले दिनों में आम आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर साइन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। आपने मार्केट की बात की संजय जी, मार्केट गिर रहा है, पर मैं आपके सुनने वाले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक ही स्थिति में ये मार्केट का गिरना रुक सकता है, और वो स्थिति ये है कि चाइना आपका जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ये वॉर जो है वो रुक जाए। ये वॉर रुकने के बाद में कुछ दिनों के लिए आपको नजर आएगा कि पूरे वर्ल्ड के मार्केट में तेजी आ गई है। ये जो चाइना अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ये भी थोड़े दिनों के लिए थम जाएगा। ऑयल के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, फिर से लिक्विडिटी वर्ल्ड में सर्कुलेट होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो इंडिया और वर्ल्ड के लिए अच्छा सिग्नल दे सकती है। पर क्या हमारे विश्व गुरु जो हैं वो यूक्रेन और रशिया की वॉर वाकई में रुकवाने में इस बार सक्षम हो पाएंगे क्या? ट्रंप जी जो विश्व गुरु नहीं है वो तो कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम लोग सारे लोग, पर हमारे विश्व गुरु क्या कर रहे हैं ये हमें देखना होगा। जी संजय जी। अच्छा, आपको लगता है कि भारत अब अपनी जो विदेश नीतियां हैं तो पिछले कुछ सालों में सबसे खराब रही हैं, उनके चलते इस स्थिति में आ पा रहा है कि हम किसी देश से बात कर पाए, उसको दबा पाए? आप यूक्रेन में जाते हैं, गले मिलते हैं, और फिर डर के मारे आपके डोभाल साहब और सब लोग रूस पहुंच जाते हैं कि गलती हो गई। किसी एक देश के संग तो रहना पड़ेगा ना, तो खुल के रहना पड़ेगा। इंदिरा गांधी भी थी अमेरिका में, उन्होंने कहा 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, उन्होंने कहा 9वां भी भेज दो, 8वां भी भेज दो, अड़ गई थी। एक हमारे उच्चायुक्त को बिठाया अमेरिका ने, उन्होंने तुरंत क्या दिया अमेरिका कि हम बाकी दूतावास से सब सिक्योरिटी हटा देते हैं, अमेरिका झुक गया। ऐसे तमाम किस्से हैं इंदिरा गांधी के दौर के। आज आज इतना डरा हुआ क्यों है देश भारत? 140-50 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, सीना तान के खड़ा होता तो बड़े बड़ी दुनिया के देश हिल जाते। इतना क्यों डरे हुए हैं मोदी जी? ऐसा क्या डर है जो अमेरिका में खा जाएगा, पकड़ लेगा? हम अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, पूरे देश की साख खराब हो रही है। क्या लगता है कौन सा डर है ऐसा? 56 इंच का सीना, ये वाक्य, ये जो दिया गया जो स्लोगन था है, ये रह रह के मुझे याद आता है। ये 56 इंच का सीना दिखाने का तो यही वक्त था। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है संजय जी कि इतनी ज्यादा कमजोरी कहां से आ गई 56 इंच सीना वाले व्यक्ति और इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, जब कोलंबिया जैसा छोटा राष्ट्र है, आपका कनाडा और मेक्सिको जैसे जो आपके नेबर है,
वो आपसे घबरा नहीं रहे, जिनकी पूरी इकोनॉमी आपके ऊपर में डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर में डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर में मेक्सिको की इकोनॉमी डिपेंडेंट है, वो नहीं घबरा रहा। यूक्रेन का जेलेंस्की जाके आंखों में आंखें डाल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जो है उनसे बात कर रहा है, जेडी वैंस से लेके ट्रंप से किसी के सामने भी नहीं झुक रहा है। वहां पे जाके आपके सामने बोला जा रहा है कि इंडिया जो है टैरिफ किंग नेशन है और इंडिया जो कर रहा है हम भी वही करेंगे। मतलब आपकी तो वहां दुर्गति हुई, आप हर चीज वहां मानने के लिए तैयार हो गए। टेस्ला के मालिक अपने बच्चे को लेके बैठे हैं और आप अपने पूरे के पूरे जो है हाई प्रोफाइल जितने भी आपके साथ डेलीगेशन गया है सबको लेके बैठे हुए हो। ये क्या सिग्नल दे रहा है? ये आप हास्यास्पद स्थिति में अपने आप को ला रहे हो। ऐसी क्या आपकी विवशता है, ऐसी क्या आपकी मजबूरी है कि आप किसी भी येन केन प्रकारेण आप ट्रंप के साथ गलभैया करना चाह रहे हो। आप ट्रंप के करीबी जो लोग हैं उनके साथ में उन गुड बुक्स में उनके रहना चाह रहे हो। ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये पहली बार देखा गया संजय जी, भारत के प्रधानमंत्री को कोई एक उद्योगपति अपने बच्चे और उस बच्चे की नानी के साथ में बैठा हुआ है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और विदेश मंत्री सब लाइन से बैठे हुए हैं। ये दृश्य मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। ये आगे आने वाले 20, 25, 50, 100 सालों तक जो है अमेरिका और लोग जो है ये दृश्य को दिखा दिखा के भारत का उपहास उड़ाएंगे। मैं ये मतलब ये आपने जो सवाल पूछा इसका मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। मैं भी स्तब्ध हूं, मैं भी अचंभित हूं कि ऐसा क्या, ऐसी कौन सी दुखती हुई रग है मोदी जी की ट्रंप साहब के पास में, अमेरिका के पास में, कि वो इस लेवल पे जाने के लिए विवश हो गए। देखिए ये जो यात्रा थी ये मोदी जी की जिद पे ऑर्गेनाइज की गई थी। ट्रंप साहब ये यात्रा के लिए कोई बहुत ज्यादा व्याकुल नहीं थे, व्याकुलता हमारी तरफ से थी, मोदी जी की तरफ से थी। तो ये व्याकुलता में हमें तो लगा कि भाई भारत के लिए कुछ हासिल करके लेके आएंगे। ये तो बोलते हैं मैं हूं चौकीदार, तो ये कुछ भारत के हितों की चौकीदारी करने गए वहां। हमने जाके देखा तो ये तो सिर्फ देने ही देने गए। तो ये आगे आने वाले दिनों में एक शोध का विषय होगा। ये इस पर शोध किया जाना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरियां रही है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से ट्रंप साहब की गुड बुक्स में आना चाहते हैं। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक बात है राजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आज इतनी प्यारी प्यारी बातें करी आपने हमसे, धन्यवाद। ये थे राजीव रंजन और मुझे यकीन है कि आपको हर बार की तरह बातचीत पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है, जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।